क्या हुआ, चला, हो गया? शुरू करें? नहीं सर, कौन कह रहा है नहीं सर भाई? हैं? हाँ डाल लो हेडिंग, तुम लोग हेडिंग में डालने में लगता है 5 दिन। चलो तब तक हम पानी वानी पी लें। इसमें हम लोगों को देखना है वायुमंडल की परिभाषा, वायुमंडल की परिभाषा एवं अर्थ। वायुमंडल का संगठन, तीसरा है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल का महत्व पढ़ ले जाएंगे आप लोग, ना देखे तो फिर से लिख दें। आप लोग सोचते हैं कि कितना बेकार लिखते हैं कि खुद ही पूछना पड़ता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं दिख जाता है ना। चलो आज मतलब हमको खुशी हुई इस बात को लेके, जैसे प्रयास कर रहे हैं कि ये सब पे अच्छा लिखे। वैसे कापी में अच्छा लिखता हूँ, कापी में इतना घटिया नहीं लिखता हूँ, लेकिन यहाँ सब पे लिखने का हम लोग को उतना एक्सपीरियंस है नहीं, सब नई चीज़ें हैं हम लोगों के लिए, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। चलिए इस टॉपिक में एक नया टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कोर टॉपिक है। ठीक है, इससे सीधे प्रश्न आपके प्री में भी बनते हैं और मेंस में भी बनते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से, आप बहुत आसान टॉपिक है, बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना है आपको जो है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को इसी रूपरेखा या इसी जो है फॉर्म में हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल है क्या एक्चुअल में, उसकी परिभाषा। अगर हमसे कोई पूछे सीधे जो है कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो हम बताने में सक्षम रहें, या उसका अर्थ क्या है तो ये भी सक्षम रहें। दूसरी चीज़ है कि वायुमंडल का संगठन क्या है, संगठन यानी कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ में कितने कंपोनेंट मिलके उस चीज़ का निर्माण हुआ है। जैसे आप मान लीजिए दाल बना रहे हैं, दाल में क्या क्या डाल सकते हैं? पानी तो सबसे पहले डालेंगे ही डालेंगे, तो दाल डालेंगे, नमक डाल सकते हैं। कौन चीनी बोल रहा है जी? ठीक है, हल्दी डालेंगे, बाकी आप बाद में जीरा उरा भी ये सब पड़ेगा जो, यानी जितने प्रोडक्ट उसमें डाले गए हैं वो उसके क्या है, कंपोजिशन है, घटक है। अगर आप भौगोलिक शब्दावली में कहेंगे तो घटक हैं सारे। तो हमारा वायुमंडल जो हमको दिखता है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं, कौन कौन सी गैसें हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तमाम और सारी गैसें, अक्रिय गैसें तमाम है जो है। इसके अलावा धूलकण है नहीं, प्रकाश है, जितने भी चीज़ों से वायुमंडल का निर्माण हुआ है वो सारे क्या हैं, उसके कंपोजिशन है जो है। तीसरी चीज़ हम लोगों को देखना है संरचना, स्ट्रक्चर। ठीक है, हर चीज़ का अपना स्ट्रक्चर है जो, बिना स्ट्रक्चर, जैसे कहा जाता है कि शरीर जो है 5 तत्वों से मिलके बनी है। अब 5 तत्वों से मिले, लेकिन अगर उसका स्ट्रक्चर जो है सही नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा जो पूरा। अब पता लगे सर जो है वो पैर में जम जाए, जहाँ सर है वहाँ पैर जम जाए, ठीक है, तो सब गड़बड़ा जाएगा ना। तो इसलिए जो स्ट्रक्चर है वो बढ़िया होना चाहिए जो। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे वायुमंडल है तो वायुमंडल में तापमान होगा, आर्द्रता होगी, सूर्य का प्रकाश होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा,
धूलकण होंगे, तमाम सारे कंपोजिशन होंगे। अब ये किस मात्रा में है, कम है या ज़्यादा हैं, ठीक है, इन सब के आधार पर भी उसको हम लोग ने तमाम सारे स्तरों में बांट दिया है। ठीक है, कहीं पे तापमान अगर ज़्यादा है तो वो एक अलग स्तर हो गया। जैसे हम लोग आंतरिक संरचना को बांटे थे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को चट्टानों की विशेषताओं के आधार पे, ठीक है, उसी तरीके से ऊपर के भागों को भी हम लोगों ने क्या किया है, इतने किलोमीटर तक ये क्षोभ मंडल है भैया, इसके बाद में समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर कला मंडल है। इस तरीके से हम लोगों ने विभाजन क्यों किया है? इस तरीके से विभाजन जो हम किए हैं वो वायुमंडल उसके खुद की विशेषताओं के आधार पर किए हैं। ठीक है, तो संरचना वो हो गई, यानी स्ट्रक्चर। अब आपसे अगर कोई पूछे कि वायुमंडल का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ये दोनों साथ में ही रहते हैं, क्योंकि जब पढ़ाई की जाती है खास करके यूपीएससी के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, तो हम इतने जान जाएं कि भैया कितने स्तर हैं, उन सारे स्तरों का हिंदी अंग्रेजी में नाम जान जाएं, कितने किलोमीटर तक हैं, कहाँ पे कौन सी गैस पाई जाती है, बस पर्याप्त है। ये बहुत ज़्यादा हो गया। जो यही से प्रश्न भी आपके बनेंगे, किस मंडल में जहाज उड़ सकते हैं, किस मंडल में आंधी तूफान आते हैं, कहाँ पे वर्षा बनती है होती है, इससे ज़्यादा प्रश्न कहाँ बनेंगे उसमें जो। लेकिन यूपीएससी में, ठीक है, हर टॉपिक में कि आपको एक समझ होनी चाहिए। समझ का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, तो उस टॉपिक को आप अपने भाषा में सामने वाले को बता सकें। जैसे आप अपने घर का पता अगर कोई पूछे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया कि फला जगह, फला गांव में, फला जो है तहसील में, फला न्याय पंचायत में, फला जिले में, फला प्रदेश में हमारा गांव, कॉन्सेप्ट क्लियर, यानी उस चीज़ के बारे में हमको पूरा ज्ञान है। और ये भी ज्ञान है कि इस रास्ते से भी हमारे घर पहुंच सकते हैं, उस रास्ते से गोरखपुर की साइड से आएंगे तो किधर से पहुंच सकते हैं, गोंडा की तरफ से आएंगे तो किधर से पहुंच सकते हैं, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी तरीके से आपका टॉपिक भी आपको क्लियर होना चाहिए एकदम से। ठीक है, टॉपिक आपका बिल्कुल पकड़ होनी चाहिए, जैसे कहा जाता है कि अगर किसी को समझाना है तो आप उसको आसानी से समझा सकेंगे। तो अगर आप खुद कन्फ्यूज हैं, ठीक है, तो ना तो आपको पढ़ाना नहीं है कि आपको अधिकारी बन जाएंगे तो पढ़ाना है, ठीक है, पढ़ाना नहीं है। कोई चीज़ किसी चीज़ की काम में नहीं लगेगा। जान लीजिए जनरल चीज़ें, आपका एक अनुभव जो होता है केवल उसी काम होता है, लेकिन अनुभव भी आपका किस बेस पे बना है। अनुभव तो हर व्यक्ति का है, लेकिन अनुभव का जो आपका निर्माण हुआ है, ठीक है, वो अच्छा है या बुरा है। आप चोर डकैतों के बीच में रहिए तो अच्छी चीज़ सोच ही नहीं पाएंगे, अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो अच्छा अनुभव होगा। ठीक है, अनुभव आपका आपके ज्ञान के आधार पर तो निर्मित होता है। आपको ज्ञान है किसी चीज़ के बारे में तो अनुभव खराब होगा ही होगा। ठीक है, तो वो चीज़ आप जो है समझा सके किसी को, और उसमें जो है निकट भविष्य में क्या सुधार की संभावना है उस अध्ययन में, या किसी नए व्यापक क्षेत्र में शोध किया जाना है, तो वो भी आपको समझ में आए कि भैया यहाँ के बारे में बात हो रही है। जो क्योंकि अभी तक ज्ञात जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों में पृथ्वी एकमात्र ग्रह मानी जाती है जिसपे गोल्डीलॉक्स जोन है, यानी मानव के निवास के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जो यानी यहाँ पे जितना भी आपको चीज़ आवश्यक है, जो है खाने पीने की चीज़ें, बुनियादी चीज़ें। कोई कह दे कि हमको जो है हेलीकॉप्टर चाहिए, तो हेलीकॉप्टर कोई बुनियादी चीज़ को थोड़े है, ठीक है, बुनियादी चीज़ यानी सांस लेने के लिए हमको हवा चाहिए, एक औसत तापमान होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा हो न बहुत कम हो, मृदा अच्छी होनी चाहिए। हाँ, वही सांस लेने के लिए हवा, मतलब और क्या लेते हैं आप लोग? हवा तो लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे तो, ठीक है। तो ये सारी बुनियादी चीज़ें हैं, यानी इसके जो है ये इसकी उपस्थिति में आप जीवित रह जाएंगे। जो इसके बाद फिर बुनियादी आवश्यकताओं की जरूरत होती है, ठीक है। बुनियादी आवश्यकताएं सरकार उपलब्ध कराती है, लेकिन ये सब सरकार भी नहीं उपलब्ध करवा पाएगी। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सरकार कहाँ से भी, तो देखो थोड़ा सा कमी हुई थी कोविड में, जो है सब मर रहे थे ऑक्सीजन के लिए, जो है, ठीक है। तो ये सब सरकार भी नहीं उपलब्ध करवा पाएगी व्यापक पैमाने पे। जो है ये आपके प्रकृति में होना चाहिए, ठीक है। यानी जो गोल्डीलॉक्स जोन होगा जिस विग्रह पे, ठीक है, वहीं पे सारी चीजें मिलेंगी। जो है गोल्डीलॉक्स जोन का सीधा सा मतलब कि मानव के निवास के लिए या जीवित रहने के लिए जो आवश्यक बुनियादी तत्व हैं उसकी उपलब्धता, वो हो गया गोल्डीलॉक्स जोन। जो है ये हम लोग इसके पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। जो तो स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हम लोग को जानना है, और महत्व के बारे में जानना है। जो यानी वायुमंडल का महत्व भी तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। वो किस रूप में हमारे लिए उपयोगी है,
किस रूप में नहीं है, ये बातें भी हमको जानना पड़ेगा। जो है महत्व बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई चीज़ कितना काम की है ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो कोई चीज़ कितना काम की नहीं है ये भी जानना जरूरी है, जो क्योंकि तभी आप जो है अपने जो महत्व का क्षेत्र है उसको डिसाइड कर पाएंगे। जो ठीक है, नहीं तो आप भटक ही जाएंगे जो है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसका महत्व या उसकी आवश्यकता या उसका वर्तमान संदर्भ, ये सब सारी चीज़ें उस टॉपिक में जरूर जोड़ के उसको पढ़ा कीजिए। जैसे भारत नेपाल संबंध पढ़ रहे हैं, भारत नेपाल संबंध में क्या पढ़ेंगे? जो पहले देखेंगे कि दोनों देश कहाँ स्थित हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है। सबसे पहले भौगोलिक स्थिति ही देखा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे किस किस राज्य की सीमा भारत से लग रही है। ये हो गया बुनियादी तत्व। ये कह सकते हैं कि नींव, हमारे अध्ययन की नींव। अब हमको ये जानकारी हो गई कि भारत के फला फला राज्य की सीमा इस नेपाल से लगती है। जो फिर देखेंगे कि दोनों के बीच में रिलेशन कितने दिनों से है, भारत कब आज़ाद हुआ और नेपाल में जो है कब आज़ादी मिली, कब संविधान बना, कब राजशाही का अंत हुआ, ये चीज़ें जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारे हित क्या हैं, हमारे आपस में हित क्या हैं। तो हर देश जो है संबंध कब बनेंगे दो देशों के बीच में। ऐसा कुछ थोड़े कि हमारा नुकसान है नुकसान आप करवाइए और अपना लाभ है लाभ कीजिए तो संबंध बनेगा, कदापि नहीं बनेगा। परस्पर लाभ, आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब परस्पर लाभ की बात आती है, ठीक है, तभी किसी देश से संबंध सुधर सकते हैं। अगर एक पक्षीय बात हो गई तो संबंध बिगड़ जाएंगे। ठीक है, तो परस्पर यानी आपका भी कुछ चीज़ों में लाभ हो भैया और हमारा भी कुछ चीज़ों में लाभ हो, तो हम दोनों एक मेज पे बैठ के बात कर सकते हैं। जो यानी कुछ चीज़ें हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, कुछ आप हमको उपलब्ध करवा दीजिए, संबंध बन जाएंगे। उसके बाद ही देखना है कि वर्तमान में जो देशों के बीच में संबंध है, ठीक है, वो कैसा है, उसमें तनाव है तो किन कारणों से है और तनाव नहीं है तो किन कारणों से नहीं है। बस हो गया। भारत नेपाल के बीच में अगर कोई भी चीज़ पूछा जाएगा, कोई प्रश्न पूछा जाएगा, इससे डिटेल कभी आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। ये हो गया सामान्य ज्ञान, समझिए, सामान्य ज्ञान, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से वायुमंडल के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो प्री में पूछा जाएगा तो ये गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, वायुमंडल से अभिप्राय है, चार जो है विकल्प उसमें बना के दे देगा, बिल्कुल निकटतम विकल्प जो है। क्षोभ मंडल की विशेषताएं क्या हैं, समताप मंडल कहाँ तक है, सब लोक सेवा आयोग में, चाहे वो प्रादेशिक स्तर का लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, दोनों में इसी टाइप के प्रश्न जो है आपके सामने आएंगे। जो तो उसी फॉर्मेट में हम लोगों को अपने अध्ययन को भी करना है। जो तो चलिए पहला डालिए, वायुमंडल का अर्थ एवं परिभाषा। वायुमंडल का अर्थ एवं परिभाषा। आप लोग खाना वाना लेके आया कीजिए। कई लोग बिल्कुल मरे मरे से दिख रहे हैं तो ऐसा का मतलब है कि भूख लगी होगी। ठीक है, लेके भी आया करो। ठीक है, आदमी सुबह निकलता जल्दी जल्दी खा नहीं पाता, मैं खुद नहीं खा पाता हूँ, तो मैं एक बार खाने ही केवल घर पे जाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए खावा के आया कीजिए आप लोग। सुबह कोई खा नहीं पाता हड़बड़ी में। कितने बजे आप लोग आते हैं? सुबह कहाँ आप लोग आते होंगे, आप तो 1 बजे होता है ना, 1 बजे भर में तो आप लोग 2 बार खा चुके होंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं जो है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे, कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं कि जो सुबह आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं, 10-11 बजे तक आ जाते हैं, तो वो लोग खाना कुछ रख के लाया करो जो है। ठीक है, क्योंकि खाने की आपूर्ति कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिमागी विकास नहीं होगा, पढ़ोगे क्या जो। ठीक है, कुपोषित अवस्था में आपका दिमाग को थोड़े विकसित होगा। ठीक है, तो कई लोग मरे मरे चेहरे लिए हुए हैं। ठीक है, मरे मरे मतलब मुरझाए हुए जो। ठीक है, तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग पर्याप्त मात्रा में पोषण लिया करिए जो है। ठीक है, चलिए, हाँ ये हम भी सोच रहे थे कि खोल ही दें। हम लोग सोच रहे थे, हम सोच रहे थे खोल देंगे तो अभी आप लोग सोचेंगे दिखेगा नहीं वहाँ, लेकिन हमको भी बड़ा गड़बड़ लग रहा है। जो जैसे लग रहा है चोर की तरह पढ़ा रहे हैं। हाँ, जो है चुपके चुपके जैसे लग रहा है कोई अपराध का काम कर रहे हैं। चलिए डालिए, वायुमंडल का अर्थ एवं परिभाषा। अब इस शब्द से आप लोगों के दिमाग में क्या आता है जो कि वायुमंडल का क्या अर्थ हो सकता है?
या इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, इसके नाम से आप लोग सोचिए स्वतः जो है, जितना अभी तक पढ़े उसको भूल जाइए, उसको ध्यान न दीजिए कि क्या हम पढ़े वायुमंडल के बारे में। हाँ बताओ, कोई भी बताओ। यूपीएससी की क्लास की सबसे बेहतर चीज ये होती है कि टू वे कन्वर्सेशन होता है, वन वे नहीं कि खाली हम ही आए प्रवचन दे रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, फिर जो है 1.5 घंटा सुने, फिर शंख बजा, फिर आप लोग घर चले गए प्रसाद वसाद लेके। इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों के विचार भी आने चाहिए, आप लोग भी बोलिए बीच बीच में जब मैं पूछूं जो है, और ये कोई जरूरी नहीं कि आप सब सही ही बोलें, ठीक है। वही चीज़ तो पढ़ने के लिए आप यहाँ बैठे हैं कि कुछ सीखें, उसके बाद तब सही बोलेंगे जो है। हाँ बताओ बेटा तुम। क्या वायुमंडल खाया जाता है क्या? चलो ठीक है, वैसे ठीक है चलो, अच्छा प्रयास है। और कोई? हमारे चारों ओर पाए जाने वाला यानी जमीन के नीचे भी। और आप लोग कुछ भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है जो है। दोनों लोगों ने लगभग सही ही बताया है, गलत नहीं बताया है, ठीक है। बस थोड़ा सा उसमें सुधार उधार कर दिया जाएगा, बस सही हो जाएगा। आप ही लोग सब जानते हैं जो। बताओ बेटा तुम बताओ, तुम लोग तो पहले से आते हो पढ़ने वढ़ने। ये हाँ हाँ सब आते हो, तुम ही बता डालो। इधर भैया बताओ भाई, कौन सी? ऐसे जवाब, ठीक है, कभी भी आप इंटरव्यू मत दीजिएगा। जो पूछा जाए, ठीक है, वो दिया जाता है। अगर कहीं आप दूसरा कोई दरवाजा खोल दिए तो आपको समझिए मार डालेंगे वो लोग, ठीक है। इतना पूछेंगे कि आप खुद कहेंगे कि भगवान मैंने क्या नाम ले लिया जो है, ठीक है। जो पूछा जाए उसके अलावा किसी शब्द की चर्चा ही नहीं करना है। तो लघु तरंगे, दीर्घ तरंगों में अगर हम चले आएंगे, ठीक है, तो अभी आप खुद परेशान होने लगेंगे जो है, ठीक है। केवल आपको ये बताना है वायुमंडल, ठीक है। जो शब्द आप देखें वायुमंडल का की परिभाषा एवं अर्थ, ठीक है, उसके शब्द से ही बिल्कुल स्पष्ट है कि पृथ्वी की सतह से लगा हुआ वह क्षेत्र जहां तक वायु विद्यमान है, बस बात खत्म। जहां तक वायु यानी वायुमंडल की बात है ना, वायु के अलावा तो कोई मंडल की बात हो नहीं रही, वायुमंडल की बात है। तो यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर उतनी ऊंचाई तक का क्षेत्र जहां पर वायु विद्यमान है। अब यह माना जाता है कि पृथ्वी की सतह से लगभग, लाइट चली गई क्या? पृथ्वी की सतह से लगभग 29 किलोमीटर तक 97% जो गैसें हैं वो यहीं पे उपस्थित हैं। यानी अगर पृथ्वी की सतह से, मान लो ये सतह है, यहां से आप 29 किलोमीटर तक चले जाएंगे ऊपर, यानी लगभग 30 किलोमीटर मान लीजिए, इसके ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे पूरा जितनी वायुमंडल में गैसें हैं, धूलकण हैं, जो भी पदार्थ हैं, उसका 97% हिस्सा इसी में है। जो कितना प्रतिशत हिस्सा? 97%। तो यानी हमारे अध्ययन के लिए अगर हम इसी के बारे में जान जाएं तो पर्याप्त है जो। इसीलिए आप देखेंगे वायुमंडल जब पढ़ते हैं तो उसमें क्षोभ मंडल के बारे में खूब जानकारी है, समताप मंडल के बारे में खूब जानकारी है, लेकिन उसके ऊपरी मंडलों के बारे में ना बहुत शोध हुआ है, ना कोई बहुत ज्यादा अनुसंधान हुआ है जो, ठीक है, और ना कोई ज्यादा महत्व है, क्योंकि वायुमंडल में हमको जहाँ वायु पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, उसके बारे में ये माना जाता है कि लगभग पृथ्वी की सतह से 10,000 किलोमीटर के एक विद्वान थे स्ट्रहालर, इन्होंने कहा था कि लगभग 10,000 किलोमीटर तक जो है थोड़ी बहुत वायु विद्यमान है। 10,000 किलोमीटर तक वायु विद्यमान होने का मतलब कि नगण्य वायु विद्यमान है, ठीक है, यानी मात्रा इतनी कम है कि उसमें आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, आप सांस लेके जी नहीं सकते हैं। तो इसलिए वायुमंडल की अगर ऊपरी सीमा आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी विद्वान का नाम लेके जो है। स्ट्रहालर ने कहा है तो यही नाम ले सकते हैं कि, यानी इन्होंने कहा है कि भैया जो पृथ्वी की 97% गैसें हैं, 97% गैसें हैं, और जितने भी घटक हैं उसके, वो 97% 32 किलोमीटर तक की उपस्थित है। हालांकि वायुमंडल की ऊंचाई की बात की जाए तो वायुमंडल की ऊंचाई लगभग 10,000 किलोमीटर तक मानी जाती है, क्योंकि थोड़ी बहुत मात्रा में वायु लगभग 10,000 किलोमीटर तक पाई जाती है।
तो अब देखो आपको मतलब पता चलोगे, यानी सतह से लगभग 10,000 किलोमीटर तक हम वायुमंडल को कह सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज विशेषता जोड़ दीजिए कि 29 किलोमीटर तक इसकी 97% चीजें पाई जाती हैं जो। तो अब आपको इस बात का ज्ञान हो गया कि वायुमंडल कहाँ से कहाँ तक है जो। बस अब परिभाषा बनाने में कितना आसान हो गया, आप आसानी से बना सकते हैं, अपनी भाषा में परिभाषा बना सकते हैं जो। कोई दिक्कत उसमें तो थोड़े होगी जो, कि नहीं बना पाएंगे। सोचो थोड़ा सा। हेलो हेलो, अभी नहीं आई? चलो ठीक है, अभी हम बात करते हैं, बताते हैं। ठीक ठीक है, तो अब लिखो थोड़ा सा इसमें। अब हाँ, एक चीज यहीं और समझ लीजिए कि जहां तक वायु विद्यमान है, ये वायुमंडल है, ये इसीलिए है क्योंकि इस पे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है। ठीक है, और ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पृथ्वी की सतह से लगी हुई है। ठीक है, यानी अगर आप पूरे वायुमंडल को देखेंगे, यानी अगर यहाँ तक मान लो मोटे तौर पे हम मान लें 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई है जो यहाँ तक, तो ये क्या है, ये चारों तरफ पृथ्वी के जो आपका वायुमंडल है वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बंधा हुआ है। अब अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो यहाँ पे जो गैसें हैं, चाहे आवश्यक गैसें हैं, अनिवार्य गैसें हैं या अनावश्यक गैसें हैं, वो सब रुकेंगे ही नहीं, वो सब उड़ जाएंगे जो। ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण इन सारे गैसों को जो कंपोनेंट हैं वायुमंडल के, उसको बांधे हुए है अपने में जो है। अब बांधे हुए है तो हमारी पृथ्वी क्या है, एक तरह की गोल्डीलॉक्स जोन की भांति काम करती है जो, यानी यहाँ पे मानव के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है जो। ठीक है, अब लिखो थोड़ा सा। गर्मी तो बहुत हो गई, आप लोग परेशान हैं, हम भी थोड़ा बहुत परेशान हैं, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। देखो परिभाषा आप इसी तरह बनाइए, वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से प्रभाव से धरातल से लगा हुआ है, धरातल से लगा हुआ है। एक इन्हीं विद्वान का नाम लिख दो, स्ट्रहालर के अनुसार, स्ट्रहालर के अनुसार वायुमंडल का 97% भाग, स्ट्रहालर के अनुसार वायुमंडल का 97% भाग 29 किलोमीटर तक सीमित है, 29 किलोमीटर तक सीमित है। 29 समझ जा रहे हैं आप लोग? हाँ, नहीं तो अब तो जब सब कॉन्वेंट के बच्चे हैं सब समझ ही नहीं पाते हैं। करें थोड़ा दूसरे में बताइए, इंग्लिश में बताइए, नहीं तो आप लोग हम 29 बोल दें जो है, आप लोग 29 को 39 लिख के चले जाएं जो है। ठीक है, हाँ तो गड़बड़ाए ना। क्या लिखे हैं, 29 किलोमीटर तक सीमित है, परंतु इसकी अधिकतम ऊपरी सीमा, परंतु इसकी अधिकतम ऊपरी सीमा 10,000 किलोमीटर तक बताई जा सकती है, परंतु इसकी अधिकतम सीमा 10,000 किलोमीटर तक बताई जा सकती है। बताई जा सकती है क्योंकि इतनी ही ऊंचाई तक
वायु विद्यमान है, इतनी ही ऊंचाई तक वायु विद्यमान है। अब लिखो शुद्ध वायुमंडल में, पूर्ण विराम लगाने के बाद, शुद्ध वायुमंडल में शुद्ध वायुमंडल में, अब शुद्ध वायुमंडल मैंने क्यों बोला, क्योंकि वायुमंडल में यानी जो उसका कंपोजिशन है, जो भी आप पढ़ेंगे आगे उसी की बात हम करेंगे, जो कंपोजिशन है, ठीक है। कंपोजिशन एक निर्धारित मात्रा में सभी गैसें हैं। जो मान लीजिए नाइट्रोजन है तो 78% के आसपास है, लेकिन 78% एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, कुछ कम ज़्यादा है। जो ऑक्सीजन है 20.93 ऐसे करके कुछ है, यानी सारी गैसों की अपनी जो अनुपात है उनका वो निर्धारित है। जो है लेकिन अनुपात तो निर्धारित है, लेकिन हम लोग यहाँ जो बैठे हैं 125 करोड़ लोग, ठीक है, 125 करोड़ लोग तो हम ही लोग अकेले हैं, ठीक है। बाकी दुनिया भर की आबादी कितनी है, पूरी दुनिया की आबादी कितनी है, लगभग लगभग 8,000 तो हमें लग रहा है यहाँ 2 किलोमीटर दूरी चले जाओगे तो हो जाएंगे, और ज़्यादा हो जाएंगे, लाख वाख हो जाएंगे। कितना भैया, 8 अरब, यानी लगभग 800 करोड़ लोग हैं। हम लोग तो 140 करोड़ ही हैं, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया की आबादी 800 करोड़ है, जो रुपए बोल दिया, ठीक है। यानी इतने लोग इस धरती पर किसी न किसी प्रकार की जो उसकी मात्रा है गैसों की, वो अपने क्रियाकलापों से उसका अनुपात बिगाड़ रहे हैं। जो कैसे बिगाड़ रहे हैं, अब ईंट भट्ठे चल रहे हैं, उनसे ऑक्सीजन तो निकल नहीं रही, कार्बन निकल रहा है, सल्फर निकल रहा है, और तमाम सारी नाइट्रस ऑक्साइड निकल रहा है, तमाम फैक्ट्रियां हैं, ठीक है। इसके अलावा इन गैसों को जो है पेड़ पौधे जो होते हैं वो इनको संतुलित रखते हैं। जो फोटोसिंथेसिस होता है, तमाम सारी प्रक्रिया के द्वारा ये पूरा जो इकोसिस्टम है वो चलता है, लेकिन हम लोगों ने सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है। जो तो अब इनकी मात्रा गड़बड़ा जाती है, किसी किसी महीने में जो है वो हमारे ऊपर प्रभाव डालने लगती है। तो वायु प्रदूषण उसी को तो कहते हैं, यानी जो हानिकारक गैसें हैं उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाना। वायुमंडल की परिभाषा क्या हो सकती है, एग्जैक्ट जो उसका अर्थ हो सकता है कि हमारे वायुमंडल में जो प्राकृतिक रूप से गैसों का अनुपात है उसमें परिवर्तन हो जाना, या उसमें मानवीय हस्तक्षेप के कारण परिवर्तन हो जाना। परिवर्तन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको किसी न किसी रूप में, अच्छे रूप में भी और बुरे रूप में प्रभावित कर सकता है, ठीक है। देखिए दिल्ली वगैरह में जो है ठंडी के महीने में इसलिए क्योंकि ठंडी के महीने में हवाएं भारी होकर नीचे बैठती हैं, जो है, ठीक है, ऊपर नहीं उठती हैं, और नीचे आ जाती हैं तो हमारा वायुमंडल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है, और कोहरे के साथ धुआं मिल जाता है, फॉग बन जाता है, ठीक है। तो एक तो दृश्यता की समस्या, और ऊपर से जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, अब 60 साल है, अब 40 साल के ऊपर के लोग जो हैं, ठीक है, उन सबको सांस संबंधी बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए दिल्ली में जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, जितने IAS ये सब अधिकारी होते हैं, सब क्या करते हैं, दिल्ली में तो इनका घर होता ही होता है क्योंकि राजधानी है। एक घर ये कहीं और बनवा लेंगे, शिमला में बनवा लेंगे, बेंगलोर में बनवा लेंगे, विशाखापत्तनम में बनवा लेंगे, जहाँ मतलब इन्वायरमेंट ठीक ठाक है। जो जैसे वहाँ इन्वायरमेंट गड़बड़ाएगा, 1-2 महीना बड़ी समस्या दिल्ली में होती है, हम लोग खुद अनुभवी हैं। जो खट से वहाँ चले जाएंगे, 2-3 महीना वहाँ रहेंगे, उसके बाद फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। जो अब आम आदमी सबसे ज़्यादा प्रदूषण से प्रभावित होता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो सब छोड़ छाड़ के फिर जाएगा दूसरे शहर में, फिर जाके वहाँ जाएगा। जो इतने संसाधन उसके पास नहीं होते हैं। वायु प्रदूषण का दंश हम लोग झेलते हैं। भारत में माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष जो है लगभग 12 लाख लोग वायु प्रदूषण या उससे संबंधित बीमारियों से मर जाते हैं। यानी वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से लगभग 12 लाख लोग मरते हैं, केवल भारत की मैं बात कर रहा हूँ। जो ठीक है, हमको आपको तो नहीं दिख रहा है, अभी आप किसी भी छोटे हॉस्पिटल में पहुँच जाइए, लेकिन लाइन लगी होगी, तमाम सारे लोग बीमार होंगे। वो सारी बीमारियां कोई जरूरी है कि सबकी दूसरी बीमारी हो, किसी वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियां, सांस से संबंधित बीमारियां, फेफड़े से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। तो उसका काज जो है ये वायु प्रदूषण भी हो सकता है। जो तो पूरे देश में 12 लाख लोग, जो मोटा मोटा अनुमान है
वो किससे मरते हैं? वायु प्रदूषण से। यानी हमारे लिए गंभीर चुनौती है। जिस देश में 12 लाख लोग प्रत्येक साल वायु प्रदूषण से मर जाते हों, तो ये समस्या है कि नहीं है? ठीक है, तो वायु प्रदूषण को गंभीरता से लेना ही पड़ेगा हम लोगों को। जो तो यानी कंपोजिशन अगर गड़बड़ाया, जो उसका संगठन है, जितनी गैसें किस मात्रा में है, ठीक है, या शुद्ध वायुमंडल में, इसीलिए मैंने शुद्ध शब्द का प्रयोग किया है। इतनी बातें बताने का एक मूल मकसद है कि जो प्राकृतिक वायुमंडल होगा उसमें गैसों की जो मात्रा होगी वो इस प्रकार होगी, वो लिखिए आप लोग। देखिए, शुद्ध वायुमंडल में लगभग 78% क्या है? नाइट्रोजन, 21% आर्गन, हाँ सॉरी, आर्गन बोल दिया, ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93 इस तरह लिखिएगा, 93% आर्गन और 0.36%, यानी कहीं कहीं आपको 0.3 भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, हम समझने के दृष्टिकोण से लिखते हैं, तो 0.3 भी लिखा रहे तो अमनी सही लिखा है जो। ठीक है, तो 0.3% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन, ओजोन, इसके अलावा हाइड्रोजन, ओजोन, जलवाष्प जैसी गैसें भी व्याप्त हैं। हाइड्रोजन, ओजोन तथा जलवाष्प जैसी गैसें भी विद्यमान हैं। जैसे गैसें विद्यमान हैं। पूर्ण विराम। देखो, हमारे वायुमंडल में, इसके आगे, हमारे वायुमंडल में अक्रिय गैसों में हमारे वायुमंडल में अक्रिय गैसों में रेडान को छोड़कर अक्रिय गैसों में रेडान को छोड़कर शेष सभी गैसें जैसे हीलियम, आर्गन, नियान, ये सब गैसों के नाम आप लोग सुने ही होंगे। लिख दूं? नियान लिख लेंगे कि लिख दूं? लिख लिए? हीलियम, आर्गन, नियान, जेनान, क्रिप्टान भी मौजूद हैं। रेडान एक ऐसी गैस है जो हमारे वायुमंडल में अनुपस्थित है। यह ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप से पहले
उत्सर्जित होती है। भूकंप से पहले उत्सर्जित होती है। इन सभी गैसों का इन सभी गैसों का इन सभी गैसों का हमारे वायुमंडल में इन सभी गैसों का हमारे वायुमंडल में मानवीय दृष्टिकोण से व्यापक महत्व है। इन सभी गैसों का हमारे वायुमंडल में मानवीय दृष्टिकोण से व्यापक महत्व है। व्यापक महत्व है। बस परिभाषा हो गई। यानी इन सभी गैसों का जो है अच्छे और बुरे दोनों रूपों में महत्व है जो है, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरी बात, यानी अर्थ एवं परिभाषा। अब अर्थ और परिभाषा आप समझ गए होंगे, हमें लगता है बहुत ज्यादा इसमें कोई टेक्निकल बात थी नहीं, ठीक है, सब सामान्य बात थी। उदाहरण भी मैं पर्याप्त दिया हूं कि आप लोग समझ जाएं जो है, उदाहरण से आदमी जल्दी समझता है। ठीक, तो हमें लगता है आप लोग इसके अर्थ और परिभाषा के बारे में जान गए होंगे जो है। जान गए कि नहीं जान गए? पीछे समझ में आया? क्या आया? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में मेंस में पूछा गया। पहले विकल्पीय मेंस होता तो उसमें खूब पूछा जाता था, ठीक है। रेडान एक ऐसी अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का मतलब जो क्रियाशील गैसें नहीं होती उनको अक्रिय गैस हम लोग कहते हैं, या अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो रेडान एकमात्र अक्रिय गैस है भैया कि जो जिस क्षेत्र में भूकंप आना होगा वो पहले उत्सर्जित हो जाती है, जो या ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी तो वहां सबसे पहले रेडान गैस ही सबसे आगे आगे आएगी, ठीक है। नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रिया है, हम उसमें क्या कह सकते हैं क्यों आती है जो है। लेकिन ये आप लोग ध्यान दीजिए, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ज्वालामुखी या भूकंप के पहले निम्नलिखित में से किस गैस का उत्सर्जन होता है, ठीक है। एक तरह से पूर्वानुमान लगाने का भी एक तरीका है जो है, ठीक है। किसी जगह पे रेडान गैस अगर निकलने लगेगी, इसीलिए कहते हैं जीव जंतु जो है कहीं पे ऐसे भूकंप या ऐसी घटनाएं होनी होगी तो उनको पहले पता चल जाता है, ठीक है। कई बार कुत्ते भौंकने लगेंगे। हाँ, बहुत कहानी के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी भी स्थान से निकल सकती है जहाँ पे मौजूदगी उसकी होगी, ठीक है। गहराई से भी निकल सकती है, लेकिन गहराई से कहाँ निकलेगी? अब ज्वालामुखी जितनी गहराई से आता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था दुर्बलता मंडल, ठीक है, तो वहीं से आएगी। क्योंकि पृथ्वी के बिल्कुल इंटरनल पार्ट से हम लोग दरारों के माध्यम से नहीं जुड़े हैं। अगर वहां से जुड़ जाएंगे तो यहाँ रहना तो ऊपर हो जाएगा। जो भी आप लावा वगैरह देखते हैं कहाँ निकलता है? दुर्बलता मंडल से निकलता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं सेमी लिक्विड, यानी अर्ध तरल जो है। तो वहीं से रेडान गैस भी आपको बाहर की तरफ निकलती है जो है, जहाँ कहीं भूकंप आना होगा या ज्वालामुखी की घटनाएं होनी होंगी जो। तो इसलिए रेडान गैस जो है वो अनुभव करके जानवर भी जान जाते हैं कि भैया इस क्षेत्र में जो है बड़ा होने वाला है या कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो। तो पहले के लोग ये अनुमान लगा लेते थे कि जानवरों की एक्टिविटी भी परिवर्तित हो जाती थी, ठीक है। जैसे भैंस हैं, गाय हैं, ठीक है, सब बोलने लगेंगे, कुत्ते भौंकने लगेंगे, भागने लगेंगे इधर उधर जो है, एक नेचुरल तरीका होता है जो है, ठीक है। तो रेडान गैस के कारण वो सब इधर उधर जो है वो करते हैं जो। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भूकंप के पहले या ज्वालामुखी के पहले निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो वो रेडान गैस है, ठीक है। एक तथ्य और यहीं पे मन करे कहीं आने उनके लिख लो। वायुमंडल के ऊपरी भाग के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एरोलॉजी। AEROLOGY, एरोलॉजी। यानी अगर ऊपरी भाग के अध्ययन करेंगे, ऊपरी भाग का वायुमंडल के, तो उसको एरोलॉजी कहेंगे। कहीं अगल बगल लिख लो जो है, तो पूछा जाता है। और निचले भाग का अध्ययन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? कहेंगे मेट्रोलॉजी। METERALOGY, मेट्रोलॉजी, ठीक। इसको मैं वाक्य में नहीं लिखवाया हूं क्योंकि फिर थोड़ा हल्कापन आ जाएगा उस वाक्य में। ये जो है सब लिखवाने के तथ्य वहां पे नहीं डाल सकते, तो अगल बगल आप कहीं पे लिख लीजिए जो।
एयर निचले भाग के मेट्रोलॉजी, METRALOGY, मेट्रोलॉजी यानी निचले भाग के अध्ययन, निचले भाग में मौसम संबंधित घटनाएं ज्यादा होती हैं तो निचले भाग को मेट्रोलॉजी कहेंगे जो है। ऊपरी भाग में एरोलॉजी यानी आकाश का अध्ययन हम कर रहे हैं तो वहां पे एरोलॉजी की बात हो जाती है जो। अब हेडिंग डालिए, हेडिंग का डालिए वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। दूसरा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब कंपोजिशन वही बात फिर आ गई जो है, समझा ही चुके हैं कि कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज में, ठीक है, कौन कौन सी चीजें मिलकर उस चीज का निर्माण हुआ है। तो वायुमंडल में तो कुछ दिख नहीं रहा है जो है, तो यहाँ गैस वैस होंगी जो, तो यानी कौन कौन सी गैसें इसमें पाई जाती हैं, उन गैसों के बारे में भी हम लोगों को देखना है जो है कि कौन सी गैसें पाई जाती हैं, कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, उन गैसों का क्या महत्व है, क्या प्रभाव है। ठीक है, सभी का नहीं देखेंगे लेकिन 3-4 चीजें हम लोग लिख लेंगे जो, जैसे जलवाष्प लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे, ओजोन लिखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण तो ओजोन है। ठीक है, ओजोन को भी हम लोग लिखेंगे कि ओजोन की क्या भूमिका है। ओजोन लाभकारी भी है और नुकसानदायक भी है, तो कैसे लाभकारी है तो कैसे नुकसानदायक है। तो लिखो, पहला डालो ओजोन, ओजोन मैं डाल दूं, लिख दूं, पहला जो है कंपोजिशन ओजोन। क्या होता है इसका सूत्र, O3, ठीक, यानी इसका सिंबल जो होता है, जैसे ऑक्सीजन का क्या होता है O2, ओजोन का एक अणु उसमें और मिल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं O3 यानी ओजोन। ठीक है, ओजोन गैस का मूल काम क्या होता है, जब हमारे वायुमंडल में सूर्य से प्रकाश आता है, ठीक है, तो ओजोन लेयर होती है, इसकी जो ये लेयर होती है, ये मुख्य तौर पे दीर्घ विकिरण जो होती है, दीर्घ विकिरण और लघु विकिरण आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, पहले वही बताएं, समझ रही हैं? चलिए वही, ये तो मिटा दे का बना ही लिए होंगे आप लोग, कौन सा इसमें इसी चीज है जो, इसके बाद ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, क्या कर दें? अच्छा ऐड कर दें, तो हाँ ये देखो, अब यही होता है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान ना हो तो सब बेकार चला जाता है, जो अब ऐड करने की तो फिर आ जाएगा जो। चलिए देखिए, जो हमारी सतह है भैया पृथ्वी, अब मान लो ये सूर्य है, सांकेतिक रूप से हम लोग समझने के लिए बना देते हैं, अब आप लोग ये क्लेम न कीजिएगा कि सर इतना भी घटिया नहीं है सूर्य। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, मान लो ये हमारा वायुमंडल है, ये सब वायुमंडल हमारा है जो, इसमें तमाम सारी गैसें मौजूद हैं। ठीक है, थोड़ा सही बना दे तो समझ में आएगा, यानी इसमें छोटी बड़ी मात्रा में सभी गैसें मौजूद हैं जो। अब क्या होता है, जो सूर्य से किरणें आती हैं, यानी सूर्य से जो हमको तापमान पृथ्वी की तरफ आता है भैया, वो दीर्घ विकिरण के रूप में आता है, यानी जो किरणें होती हैं, रेज होती हैं, वो बड़ी होती हैं जो। ठीक है, क्योंकि बड़ी इसलिए होती हैं क्योंकि सूर्य ज्यादा गर्मी उत्पन्न करता है, सूर्य जो है ज्यादा गर्मी उत्पन्न करता है, जो ज्यादा गर्मी उत्पन्न करेगा तो उसकी किरणें जो होंगी बड़ी होंगी जो, तो ये दीर्घ विकिरण हम लोग कहते हैं। यानी इधर से जब किरणें आती हैं, यहाँ पे कई चीज आप समझ जाएंगे, यानी सूर्य से जो हम लोग को ऊर्जा उष्मा प्राप्त हो रही है या प्रकाश आ रहा है, वो किस रूप में आ रहा है, दीर्घ विकिरण के रूप में, दीर्घ विकिरण। ठीक है, या कई बार आप समझने के लिए सूर्य तब भी इसको बोल सकते हैं, समझ रहे हैं? अब एक चीज जान लीजिए कि कोई भी पदार्थ है अगर वो गर्म होगा, ठीक है, हीट उसको प्राप्त होगी,
तो वो भी वापस बदले में हीट उत्पन्न करेगा जो है। तो पृथ्वी को जब हीट प्राप्त होता है, पृथ्वी हीट हो जाती है, तो पृथ्वी भी अपने तरफ से क्या करती है, पृथ्वी भी अपने तरफ से तरंग छोड़ती है जो। अब वो तरंग जब छोड़ती है उसका भी अपनी तरंग होता है। लघु विकिरण, एक होता है दीर्घ विकिरण। दीर्घ विकिरण को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण ही बोलते हैं, पार्थिव विकिरण। और इसको तो सूर्यातप हम लोग बोलते हैं, लघु को सूर्यातप। हम दीर्घ लिख दिए, सॉरी लघु लिखना चाहिए, लघु विकिरण। लघु विकिरण जो आती है वो सूर्य से आती है, थोड़ा सा हम गलत लिख दिए यहाँ पे। और दीर्घ विकिरण जो होती है वो धरातल से निकलती है, क्योंकि कोई भी पिंड अगर गर्म हो गया, ठीक है, तो वो ऊष्मा छोड़ेगा ही छोड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए आप गैस पे खाना बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी तापमान का हस्तांतरण होता है चालन की प्रक्रिया से जो है। जैसे हमारे जो ऊपर बर्तन रखे उसका तापमान जो है 20 डिग्री है, आपने गैस जला दिया तो गैस जो बर्नर है उसका तापमान ज्यादा दे रहा है जो, तो धीरे धीरे वो उसके तापमान के बराबर आने का प्रयास करेगा जो। जब तक वो उतना गर्म नहीं हो जाएगा, यानी तापमान दोनों में बराबर हो जाएगा, और उसके बाद मान लीजिए गैस बुझा दी और उसके ऊपर हाथ करेंगे तो गर्मी फेंकेगा ही फेंकेगा। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी भी काम करती है, पृथ्वी भी ठीक उसी प्रकार का काम करती है। पृथ्वी भी जो है जब ये सूर्य से इसको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है सूर्यातप के रूप में, लघु तरंगों के रूप में, ठीक है, तो अब इसका यहाँ भी गर्मी प्राप्त हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब दिन के समय हमको सूर्य से लघु तरंगों के रूप में ऊष्मा प्राप्त हो रही है। अब रात के समय क्या होता है, रात के समय पृथ्वी दीर्घ तरंगों के रूप में, पार्थिव विकिरण के रूप में इसको वापस करती है जो, इसको वापस करती है। क्या करती है, इसको वापस करती है। एक चीज जान लीजिए, हमारा वायुमंडल जो है वो सबसे ज्यादा गर्म किससे होता है, पृथ्वी से होता है, यानी दीर्घ तरंगों से सबसे ज्यादा गर्म होता है। ये रात में हमारे वायुमंडल, हमारी पृथ्वी जो है पार्थिव विकिरण के द्वारा अपनी ऊष्मा दोबारा रिलीज करती है जो रात में। इसलिए देखिए, अगर मान लीजिए शाम होगा तो शाम को ज्यादा गर्मी होगी, धीरे धीरे सुबह आते आते बिल्कुल ठंडी हो जाएगी एकदम से। सुबह 4-5 बजे सबसे ठंडा मौसम रहेगा किसी भी सीजन में आप देखेंगे, ठीक है, यानी ज्यादातर तापमान वो रिलीज कर चुकी होगी पृथ्वी जो। अब ये तो हो गई सामान्य प्रक्रिया, यानी तापमान प्राप्त हो रहा है भैया और तापमान हम ट्रांसफर भी कर रहे हैं जो। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि ओजोन गैस है, मान लो यहाँ पे ओजोन गैस पाई जा रही है। ओजोन गैस क्या करती है, ये जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो हानिकारक होती हैं, वो रेज आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है, उससे आपको त्वचा कैंसर हो सकता है, स्किन संबंधी या त्वचा संबंधी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, तो उसको रोक देता है, ठीक है, उसको पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पहले ही रोक देता है जो। तो ये क्या है लाभ इसका, ओजोन का, ये हमको लाभ मिल रहा है, यानी हम बहुत सारी बीमारियों से बच जा रहे हैं। किसके कारण, ओजोन के कारण जो है, यानी ओजोन लेयर जो यहाँ पे बन जा रही है, यहाँ पे वो अल्ट्रावायलेट किरणों को इसमें आने से रोक दे रही है। ये लाभ वाली बात हो गई जो है। अब जब पार्थिव विकिरण जब होता है, पार्थिव विकिरण जब होता है तो यही ओजोन गैस क्या करती है कि जो दीर्घ विकिरण होती है, दीर्घ विकिरण होती है उसको भी रोक देती है। इधर से दीर्घ विकिरणों को भी वापस नहीं जाने देती, और दीर्घ विकिरण को नहीं जाने देती तो क्या होता है, हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग की जो गैसें हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, यही तो है, हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, ये तो ग्लोबल वार्मिंग है। और क्या है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही सारी गैसें जिम्मेदार हैं। तो उसमें ओजोन भी एक गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसों में ओजोन भी शामिल है, समझ रहे हैं। अब ओजोन क्या करती है, यहाँ से दीर्घ विकिरण को भी बाधित कर देती है, और दीर्घ विकिरण को बाधित करने का मतलब हो गया कि अगर ऊष्मा रिलीज नहीं हो पाएगी तो इसका तापमान एक ताप चैम्बर की भांति काम करने लगेगा और तापमान बढ़ जाएगा जो, तो जिसको हम लोग नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसमें कई सारे गैसें हैं, 5-6 गैसें हैं जिसमें
कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, मीथेन है, ये सारी गैसें, इसको हम क्या मानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो है, या इसको ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस। जितनी ऐसी गैसें हैं कि जो दीर्घ तरंगों को बाधित करके वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती हैं, ठीक है, उन गैसों को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसें या ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। कभी आप लोग देखे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट जो नाम है वो एक्चुअल में जो ठंडे प्रदेश है, नॉर्वे वगैरह, वहाँ पे जो कृषि की जाती है वो क्या किया जाता है, अपने यहाँ भी देखिए पाली हाउस बनाया जाता है। कई बार आप लोग देखे होंगे, कहीं पे नर्सरी वगैरह होगी, यहाँ बस्ती में है एक जगह, अगर आप लोग जा पाए तो देख लीजिएगा कभी जाके। यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है, क्या नाम है, गोटवा जानते हैं, ठीक है, तो कभी वहाँ जाइएगा तो देखिएगा पाली हाउस बना है। अब पाली हाउस में क्या करते हैं, पाली हाउस में एक घर बना देते हैं। ग्रीन हाउस, हाउस शब्द यहाँ पे क्यों लगाया गया, इसीलिए लगाया गया है, ठीक है, एक घर बना देंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये घर, अब यहाँ पे अपना नर्सरी तैयार कर देंगे सब जो है, और ये एक पतली पन्नी का जो है एक तरह से पूरा चारों तरफ से वो बना देंगे। अब इसमें क्या होगा भैया, इसमें सूर्य से जो लघु तरंगे हैं वो तो घुस जाती हैं, उनके लिए पारदर्शी की तरह काम करता है, यानी तापमान आ रहा है, लघु तरंगे इसमें से घुस जा रही हैं और तापमान बढ़ा देती हैं इसका, यानी पौधों की वृद्धि के लिए तापमान पर्याप्त हो जाता है। अब जब ये तापमान वापस करता है दीर्घ तरंगों के रूप में, ये वाला जो पृथ्वी वापस करती है, तब ये इसको बाहर देता नहीं है, बाहर नहीं जाने देगा जी। तो आप ठंडी के महीने में इसमें से घुस जाएंगी तो आपको पसीना हो जाएगा 2 मिनट में, इतना ठंड। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे, इसी नाम को ही जो है, जो गैसें इसके लिए जिम्मेदार थी कि उसको बाहर नहीं जाने दे रही थी, उसी को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दे दिया, ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव का सीधा सा मतलब। और इसमें अब क्योंकि वायुमंडल हम पढ़ रहे हैं, वायुमंडल का कंपोजिशन पढ़े, तो यहाँ केवल हम ओजोन गैस को समझाने के लिए इतनी सारी चीजों को पढ़े हैं, बाकी इसमें और सारी गैसें शामिल हैं, जिन गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन है ही, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या, ये सब जहरीली और हानिकारक गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में जो दीर्घ विकिरण है, जो पृथ्वी छोड़ती है तापमान, उसको बाहर जाने से रोक रही है। जो बाहर जाने से रोक रही है तो हमारा तापमान बढ़ जा रहा है। जैसे आप घर में सारी खिड़कियां बंद कर दीजिए, सिलेंडर जला दीजिए, ठीक है, तापमान बाहर की तरफ निकलेगा नहीं, तो क्या होगा, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। सेम आपका वायुमंडल भी इसी प्रकार का बिहेवियर करता है। जो समझ में आया कि नहीं? अच्छा, 2-3 शब्द आप समझ गए होंगे। एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ गए होंगे, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ गए होंगे। ओजोन से लाभ कैसे है, यानी ओजोन ऐसी गैस है कि वो लाभकारी भी है और नुकसानदायक भी है। लाभकारी कैसे है? हाँ, यानी पराबैंगनी किरणें जो आ रही हैं सूर्य से, उसको रोक दे रही है। जो 70 के दशक में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने एक दावा किया, दावा सही भी था, कि ओजोन जो परत है उसमें भैया छिद्र हो गया। ओजोन जो परत है उसमें अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके पास में छिद्र हो गया है, जो है, और छिद्र निरंतर बढ़ रहा है। छिद्र का मतलब एक परत है, ठीक है, ये मान लो परत है, और कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ पे इस ओजोन गैस की मात्रा कम हो गई हो, यानी वहां से गैस हट गई हो, तो एक तरह से छिद्र माना जाता है जो है। और छिद्र हो गया, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय हो गया ओजोन छिद्र। जो अगर ओजोन छिद्र हो गया तो इसका मतलब ये है, सीधी सी बात ये है कि निकट भविष्य में पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, जो यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो तेजी से बढ़ सकती है। और ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसके अलावा जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, जो हानिकारक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, जो खास करके मानव के लिए नुकसानदायक है। मानव के लिए, अब मानव के लिए हैं अगर, तो बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए भी हैं, ठीक है, तो बहुत सारे जो है जीव जंतु जो है इससे प्रभावित हो सकते हैं, और मानव भी प्रभावित हो सकता है। जो आज भी इस पे तमाम सारे शोध चल रहे हैं कि भैया कितना बड़ा छिद्र है, ठीक है, कितना इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है पूरी दुनिया में, जीव जंतुओं पे कितना नहीं पड़ सकता है, इस सारी चीजों पे क्या चल रहा है, शोध चल रहा है। जो ठीक है, तो थोड़ा सा आप लिख लीजिए इसको। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ओजोन की भैया यही भूमिका आपके वायुमंडल के कंपोजिशन में है, जो लाभदायक रूप में भी और हानिकारक रूप में भी
है। देखो ओजोन गैस पृथ्वी के वायुमंडल में, ओजोन गैस पृथ्वी के वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण गैस है, एक महत्वपूर्ण गैस है जो कि लाभकारी एवं हानिकारक, जो कि लाभकारी एवं हानिकारक दोनों है, जो कि लाभकारी एवं हानिकारक दोनों है। ओजोन गैस पृथ्वी के समतापमंडल में, ओजोन गैस पृथ्वी के समतापमंडल में 20 से 50 किलोमीटर के मध्य, पृथ्वी के समतापमंडल में 20 से 50 किलोमीटर के मध्य बीस से 50 किलोमीटर के मध्य अधिकांशतः पाई जाती है। 20 से 50 किलोमीटर के मध्य अधिकांशतः पाई जाती है। अब समताप मंडल थोड़ा सा आप देख लीजिए कि कहाँ है, यही नहीं जान पाएंगे समताप मंडल कहाँ है तो गड़बड़ा जाएगा। जो ये सतह है, सतह के बाद पहला मंडल क्या है, क्षोभ मंडल। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग मानी जाती है कि 16 किलोमीटर, जो एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, कई जगह पे आपको 20 भी लिखा मिलेगा, ये भी हम बता देंगे कि उसकी ऊंचाई 16 है जो है। और कई जगह आपको 20 क्यों लिखा मिलता है, कई जगह आपको 12 से 14 भी लिखा मिलता है जो है, तो उसका कारण हम बता देंगे, अभी यहाँ नहीं बता रहे। इसके बाद में 16 किलोमीटर से लगभग 50 किलोमीटर तक आपका है समताप मंडल, ये क्षोभ मंडल यहीं लिख देते हैं। 50 से लगभग 80 किलोमीटर के मध्य में, 80 किलोमीटर के मध्य में कौन सा मंडल है, मध्य मंडल। और इसके बाद में 80 से लगभग माना जाता है कि 400 किलोमीटर, कहीं कहीं ज्यादा कम भी लिखा मिलेगा, लेकिन आप यहां समझिए 400, आयन मंडल। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग मानते हैं बहिर्मंडल। पढ़ ले जाएंगे, चलो पढ़ ही ले जाएंगे। लेकिन तो जो समताप मंडल है, ओजोन गैस जो सबसे अधिक मात्रा, पूछा जाता है ये प्रश्न जो है कि ओजोन गैस की सबसे अधिक सांद्रता जो है, यानी सबसे अधिक मात्रा में किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो समताप मंडल का ही क्षेत्र, यानी लगभग 20 से 50 किलोमीटर के मध्य में ओजोन गैस खूब भारी मात्रा में पाई जाती है जो। ठीक है, तो क्या लिखे हैं, अधिकांशता पाई जाती है। आगे लिखो, लिखो ओजोन गैस सूर्य से आने वाली, सूर्य से आने वाली, सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक देती है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को, यूवी किरण जिसको कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक देती है, जिससे रोक देती है, जिससे धरातल के जीव जंतु, धरातल के जीव जंतु
त्वचा रोग, कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बच जाते हैं। त्वचा रोग जैसी घातक बीमारियों से बच जाते हैं। यानी ओजोन जो है इस रूप में लाभकारी है। ठीक है, हमको कई सारी ऐसी हानिकारक विकिरणों से बचा रही है कि जो अगर वो विकिरण हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमको नुकसान पहुंच सकता है जो। ठीक है, कैंसर में देखिए हम लोग क्या करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, उसमें भी रेज होती हैं। ठीक है, उनसे जो कैंसर से इफेक्टेड जो आपके टिश्यू हैं उनको जला दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कीमोथेरेपी के दौरान जो है जो अच्छे टिश्यू हैं वो भी जल जाते हैं। और अच्छे वाले जल जाते हैं तो नुकसान हो जाता है, फिर वो ट्यूमर वगैरह बना लेता है, आदमी मर जाता है जो। कई बार संभावना होती है कि बुरे वाले जल गए बाकी ठीक हो गया आदमी जो है। इसलिए कैंसर में देखिए 50-50 चांस होता है कि आदमी बच जाए। 50 क्या, हमें लगता है 70 और 30 का चांस होता है। अगर किसी को बढ़िया हो गया तो जल्दी बच नहीं पाता है जो, क्योंकि उसमें अभी परफेक्ट इलाज नहीं उपलब्ध है। इलाज के रूप में ये जो है आप तो ऑपरेट करवाइए, वो भी रिस्की होता है, या तो कीमोथेरेपी है, दो ही चीजें हैं। समझ रहे हैं? तो कैंसर बहुत घातक बीमारी, कैंसर से तो और ज्यादा लोग मर रहे हैं देश में, जो तमाम सारी बीमारियां महिलाओं में, पुरुषों में। ठीक है, आप देखिए कितने ज्यादा मात्रा में कैंसर हो रहे हैं जो। ठीक है, कारक इसके बहुत सारे हैं जो है। इसके अलावा त्वचा कैंसर और त्वचा से संबंधित और सारी बीमारियां, ये सब बीमारियां हम बच जाते हैं। उसका कारण यह है कि जो ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने से रोक देती है जो। ठीक है, वहीं दूसरी ओर, आगे लिखो, वहीं दूसरी ओर निचले वायुमंडल में, निचले वायुमंडल में ओजोन गैस, पृथ्वी के दीर्घ विकिरण को बाहर जाने से रोकती है। पृथ्वी के दीर्घ विकिरण को बाहर जाने से रोकती है। बाहर जाने से रोकती है। ये समझ रहे हैं, बाहर जाने से रोकती है इसका मतलब भी समझाए ही हैं, एक बार अभी फिर समझा देंगे। बाहर, हाँ ठीक है, बाहर जाने से रोकती है, जिससे हमारे वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि होती है। जिससे हमारे वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि होती है। औसत ताप में वृद्धि होती है। इसे ही हरित गृह प्रभाव, अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे ही हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग, हिंदी में लिखो वैश्विक तापन, जिसे हरित गृह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जिसे हरित गृह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अभी वाला चित्र थोड़ा सा हम अलग बनाए दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिए ये वाला याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप। जो इसको हम थोड़ा बढ़िया बनाए दे रहे हैं, वहां थोड़ा बहुत ज्यादा हम दिए। ठीक है, चलो अभी झांकी बंद कर दे रहे हैं।
तुम लोग चाहती हो कि हम लोग हवा ना लगे थोड़ा सा भी है। चलो इतने में बन जाएगा। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को आपको दिखाना है तो आप उसी तरीके से बना लीजिए जो भी। ठीक है, ये है आपकी सतह। ठीक है, अब ऐसे ऐसे आप जो तीर ऊपर से नीचे की तरफ बनाइएगा वो दूसरे कलर से बनाइएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे इसको तीर बना के लिख दीजिएगा। क्या है ये? लघु तरंगे या विकर्ण जो भी लिख लीजिए, लघु तरंगे। और फिर दूसरे कलर से एक बना लीजिएगा। मान लीजिए एक इस कलर से बनाए दे रहे हैं, इसी में जो है दोनों अलग अलग कलर से तीर बनाइएगा, नहीं तो हो जाएगा हम घाच पांच हो जाएंगे कंफ्यूज। ठीक है, इसको आप लिख दीजिएगा दीर्घ तरंगे। दीर्घ तरंगे या पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण यानी जो विकिरण पृथ्वी से निकल रही है, पार्थिव विकिरण। ठीक है, ठीक है, शब्दों को पकड़िएगा। जो O3 गैस आप ऐसे ऐसे तीसरी पेन से काली वाली होगी उससे बना लीजिएगा। ऐसे जो इसको लिख दीजिएगा ओजोन। O3 लिख दीजिएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट या प्रभाव लिख दीजिए, ग्रीन हाउस प्रभाव। अब लिख लिए हुए कि पार्थिव विकिरण को जाने तो पार्थिव मतलब पृथ्वी से जुड़ी हुई तरंगे। तो पृथ्वी से जाती है तरंगे तो उसको हम लोग पार्थिव तरंगे कहते हैं। ना समझ पाए तो थोड़ा सा और समझा दें अभी, नहीं तो गड़बड़ा जाए जो। ना लिए क्या करना, खाली तीरे खींचना, इसमें कौन सा जो है क्या है, हाथी घोड़ा बना रहे हैं। चित्र उत्र आपका नोट्स आप समझ जाएं पर्याप्त है। ठीक है, आपको कोई ऐसा तो है नहीं कि 50 लोग दिखाना है कि बताइए इतना घटिया चित्र बना दिया इसने। ठीक है, आप समझ जाएं पर्याप्त है ना। आपको कोई ऐसा चित्रकार बनना है, चित्रकार अगर बनना होगा तो बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जो है। ठीक है, आपको केवल समझना है चीज़ों को कि आप समझ जाएं जो। तो आप मैं 3-4 शब्द का नाम ले रहा हूँ। ठीक है, अगर उनसे आप परिचित हो गए हो तो बड़ी अच्छी बात है। पहला चीज है दीर्घ विकिरण, कितने लोग परिचित हो गए? और लघु विकिरण या लघु तरंगे या पार्थिव विकिरण भी कहते हैं। ये दोनों क्या हैं? ठीक है, और इसके अलावा ओजोन कैसे लाभकारी है, ओजोन कैसे नुकसानदायक है। ये बातें अगर समझ गए तो समझो कि सब कुछ समझ गए। समझ गए इतनी चीजें? आए क्या किसको क्या इंग्लिश में क्या समझ नहीं पा रहे, क्या पूछ रही है? माइक्रोवेव रेज नहीं समझ में आया है? एक बार फिर से, तापमान के अगर स्थानांतरण को आप समझ रहे हैं तो आप समझेंगे। चालन जिसको कंडक्शन बोलते हैं, और कन्वेंशन जिसको संवहन बोलते हैं, और तीसरा है अभिवहन। अभिवहन को हम लोग बोलते हैं एडवेक्शन। इन तीनों शब्दों से जो लोग परिचित होंगे बहुत आसानी समझ गए होंगे। तापमान पूरे पृथ्वी पे ना तो एक समान रूप से पड़ता है, कहीं पे तापमान ज्यादा होता है, कहीं पे तापमान कम होता है, लेकिन तापमान का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता रहता है, जिस कारण से क्या होता है कि तापमान एक समान बना रहता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम जो है। अगर ऐसा होता कि तापमान का हस्तांतरण नहीं होता
तो विषुवत रेखीय प्रदेशों में पता लगता 100 डिग्री तापमान है, और ध्रुवीय डिग्री क्षेत्रों में लगता कि -10 डिग्री तापमान है। लेकिन इतना अंतर होता, लेकिन तापमान का हस्तांतरण महासागरीय जलधारा के द्वारा, वायु के द्वारा, तमाम सारे माध्यमों के द्वारा तापमान का हस्तांतरण होता रहता है। इस वजह से पूरी पृथ्वी पे एक औसत ताप बना रहता है। मन करे तो हेडिंग डाल के तीनों को मैं बता दूं, समझा दूं, लिख लो, हेडिंग लिख दो, एक छोटी सी हेडिंग अलग से, थोड़ा टॉपिक से हटके है, अब यही चीजें बुनियादी चीजें लिख दो। तापमान का स्थानांतरण, उदाहरण के साथ हम इसको मिटा दें, बना लिए हैं, चलो इसको ऐड हम कर दे रहे हैं। हाँ, ताप का स्थानांतरण, चालन इसको थोड़ा कलर बदल दें, नहीं रेड कलर से कर दें। चालन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंडक्शन। अब चालन क्या होता है? उदाहरण, यानी चालन का सीधा सा मतलब होता है, वही उदाहरण आप लिख लेंगे समझ जाएंगे, इसके नीचे बनकर लिख लेना। चालन का सीधा मतलब कि अगर दो असमान पिंड हैं जिनका तापमान अलग अलग है, दो असमान पिंड हैं जिनका तापमान अलग अलग है, मान लो एक पिंड ये है, यहाँ समझा रहे हैं, और एक पिंड ये है, ठीक है, इसका तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो तापमान का जो हस्तांतरण होगा वो इस दिशा में होगा, ठीक है। यानी इस पिंड को जब तक ये 50 नहीं पहुंचा देगा, यानी अपने बराबर जब तक नहीं पहुंचा देगा, तब तक ये इसको उष्मा देता रहेगा, इसको देता, जैसे बराबर हो जाएगा, जैसे दोनों उष्मा का लेन देन बंद कर देंगे, दोनों पिंड जो है बराबर हो जाएंगे तापमान के। जैसे आप, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? खाना जब हम बनाते हैं तो बर्तन जो रखते हैं, बर्तन का तापमान नगण्य होता है या कम होता है, यानी जो वायुमंडल का औसत तापमान है वही तापमान उसका भी होता है, उतनी गर्मी उसमें भी होती है। लेकिन जब हम बर्नर पर रखते हैं, ठीक है, तो तापमान का हस्तांतरण होने लगता है अधिक तापमान से कम तापमान वाले पिंड में। तो लिख दो, दो असमान ताप के पिंडों के मध्य, दो असमान ताप के पिंडों के मध्य तापमान का हस्तांतरण, ताप का हस्तांतरण दो असमान ताप के पिंडों के मध्य, दो असमान ताप के पिंडों के मध्य ताप का हस्तांतरण गर्म से ठंडे पिंड में होना, गर्म से ठंडे पिंड में होना। अरे यार कितनी बार बोल दें यार तुम लोग। दो असमान ताप के पिंडों के मध्य ताप का हस्तांतरण गर्म से ठंडे पिंड में होना, बस पूर्ण विराम। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल में दो, खाना बनाने के दौरान बर्तन का गर्म होना, आप समझ जाओगे अपने। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो दूसरा है संवहन, जो पृथ्वी के तापमान उससे जुड़ा है, संवहन। कन्वेंशन। संवहन का सीधा सा मतलब होता है, ये बड़े मात्रा में तापमान की बात करता है। संवहन का मतलब कि जैसे आपकी पृथ्वी जब गर्म होती है तो वो भी ताप को छोड़ती है, जैसे अभी हम लोगों ने डेग तरंग के रूप में या पार्थिक विकिरण के रूप में देखा है कि पृथ्वी गर्म हो गई किसके? सूर्य के लघु विकिरण से। अब पृथ्वी गर्म हो गई तो पृथ्वी भी क्या करती है कि दीर्घ विकिरण के रूप में अपना तापमान भी रिलीज करती है। कोई भी पिंड गर्म है, जब तक वो अपने आसपास के तापमान के बराबर नहीं हो जाता है तब तक वो तापमान रिलीज करता रहेगा, जो है नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संवहन, ठीक है। तो पृथ्वी से संवहन तरंगों के रूप में ऊपर की तरफ जो है तापमान का हस्तांतरण होता है, जो, ठीक है, वे समझाए ही हैं।
कैसे हो रहा है? जैसे तापमान लघु तरंगों के रूप में सूर्य से आ रहा है और दीर्घ तरंगों के रूप में तापमान पृथ्वी छोड़ रही है। जो पार्थिव विकिरण है या दीर्घ तरंगों का विकिरण है वो कैसा है? वो संवहन के रूप में है। ठीक है, ये लंबवत होता है। ठीक है, यानी सतह से सीधे ऊपर की तरफ जो है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संवहन तरंगे या संवहन धाराएं या पार्थिव विकिरण भी कह सकते हैं। सबसे व्यापक कॉन्सेप्ट है भूगोल में जो तापमान का हस्तांतरण है जो। ठीक है, तो इसका उदाहरण आप इसको लिख लीजिए पहले थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, पृथ्वी के संपर्क की वायु, गर्म वायु, पृथ्वी के संपर्क की वायु गर्म होकर, पृथ्वी के संपर्क की वायु गर्म होकर लंबवत उठती है। पृथ्वी के संपर्क की वायु गर्म होकर लंबवत उठती है, लंबवत उठती है। हाँ, लंबवत का मतलब, लंबवत का मतलब कि यानी सतह से ऊपर की तरफ उठती है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो लंबवत उसी को कहते हैं। क्या लिखते हैं? लंबवत उठती है जिससे वायुमंडल में ताप का संचरण होता है, जिससे वायुमंडल में ताप का संचरण होता है, जिससे वायुमंडल में ताप का संचरण होता है। यह केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित है, क्षोभ मंडल के ऊपर ऐसा प्रक्रिया नहीं है। यानी संवहन जो होता है वो केवल क्षोभ मंडल तक होता है। मन कर तुम लिख लो, तो यह केवल क्षोभ मंडल तक सीमित है, यह केवल क्षोभ मंडल तक सीमित है। उदाहरण लिख लो, उदाहरण लिख लो, पार्थिव विकिरण। जैसे पार्थिव विकिरण, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पार्थिव विकिरण यानी जो विकिरण पृथ्वी से निकल रही है। हम लोग सूर्य से ज्यादा पृथ्वी के गर्मी से गर्मी महसूस करते हैं, जान लीजिए। ठीक है, जो पृथ्वी से तरंगे निकल रही हैं उससे वायुमंडल आपका सबसे ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई इसे पूछ ले कि पृथ्वी का वायुमंडल लघु तरंगों से अधिक गर्म होता है कि दीर्घ तरंगों से, तो आप ध्यान रखिएगा कि दीर्घ तरंगों से हमेशा गर्म ज्यादा होता है। ठीक है, तीसरा लिखिए अभिवहन। अभिवहन, अभिवहन थोड़ा सा 1 मिनट का समझ लेंगे, आप परेशान ना होइएगा सब लोग। अभिवहन तो बुनियादी चीजें बतानी पड़ती, नहीं आप आगे की चीजें समझ नहीं पाओगे। एडवेक्शन, एडवेक्शन। अब जैसे मान लीजिए कि गोरखपुर में तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। कहाँ पे? गोरखपुर में तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और बस्ती में 45 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए क्षैतिज रूप से अगले बगल तापमान में अंतर है, लेकिन क्या होगा कुछ समय के बाद में अगर हवाएं बस्ती की तरफ से गोरखपुर की तरफ अगर चलेंगी तो कुछ समय के बाद दोनों के स्थान का तापमान बराबर हो जाएगा, दोनों स्थानों के मध्य तापमान बराबर हो जाएगा। इसी तरह से पूरी पृथ्वी पे अगर आप देखेंगे तो कई बार हम लोग कहते हैं, जैसे मान लो ये पृथ्वी है छोटे से, ठीक है, हम लोग अगर मानेंगे ये भाई विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़नी चाहिए, यहाँ इतनी गर्मी पड़नी चाहिए कि आदमी रह ना पाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ध्रुवीय क्षेत्रों में इतनी ठंडी पड़नी चाहिए कि यहाँ बर्फ हो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में भी लोग निवास करते हैं। ब्रिटेन विकसित देश के रूप में है, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब देशों का नाम सुने हैं? ये सब देशों को कहाँ बिल्कुल ध्रुव के पास अवस्थित हैं, लेकिन सब बढ़िया रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है जो है। तो वहाँ तो तापमान माइनस में होना चाहिए, लेकिन तब भी मानो वहाँ रह रहा है जो है, आदर्श परिस्थितियों में रह रहा है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है जो है। तो उसका कारण ये है भैया कि पृथ्वी के सतह पर, ठीक है, ऐसे नहीं कि जो तापमान प्राप्त हुआ बस वो उसी तरीके से तापमान, यहाँ पे तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। महासागरों में गर्म क्षेत्रों से
ठंडे क्षेत्रों की तरफ जलधारा बह रही है, हवाएं जो है चल रही हैं एक स्थान से दूसरे स्थान के, यानी क्षैतिज रूप से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं भौगोलिक रूप में जो तापमान का ट्रांसफर करते रहते हैं, यानी लेन देन जो होता है तापमान का वो होता रहता है। और लेन देन रहता है तो पूरी पृथ्वी के तापमान में समानता लगभग आती है, यानी बहुत तापांतर जो है बहुत ज़्यादा नहीं रहता। यानी पृथ्वी का अगर आप देखेंगे औसत ताप कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो किसी जगह का बहुत ज़्यादा हो जाएगा भैया तो 50 डिग्री हो जाएगा, 52 डिग्री अधिकतम तक हो जाएगा। न्यूनतम जाएगा तो मान लीजिए माइनस में चला गया, -10 डिग्री, -15 डिग्री, ऐसे तो तापमान होता है। आपके देश के संदर्भ में लिया जाए, मान लीजिए भारत के संदर्भ में, तो भारत में देखिए ठंडी के महीने में आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सारे राज्यों में कई जगह पे तापमान माइनस में चला जाता है, -5 डिग्री, -7 डिग्री। गर्मी के महीने में राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले से मथुरा, आगरा, बांदा, ये सारे जिलों में जो है तापमान 50 डिग्री 49 डिग्री तक भी पहुंच गया है कई बार जो है। ठीक है, तो अधिकतम न्यूनतम में ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी 40-50 डिग्री अधिकतम तापमान है अगर चरम तापमान की बात करें तो। लेकिन अगर आप मौसम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी क्षमता भी उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 70 डिग्री तापमान में हम रह नहीं पाएंगे, हमारी अपनी एक लिमिट है जो है। ठीक है, लेकिन मानव के रहने की यानी सहने की सीमा के अंदर ही तापमान है जो, बल्कि होना क्या चाहिए था कि जो विषुवत रेखा के आसपास का भारत है वहाँ तापमान ज़्यादा प्राप्त होता, तो वहाँ खूब गर्मी होनी चाहिए कि वहाँ मानव रह ना पाए, और जो जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़े वहाँ तापमान कम होना चाहिए कि वहाँ भी आदमी ना रह पाए कम तापमान के कारण जो है। लेकिन हवाएं चल रही हैं, जल का आपके तटों के आसपास स्थानांतरण हो रहा है, यानी भौगोलिक रूप से तमाम सारी एक्टिविटी ऐसी चल रही हैं कि जो तापमान का हस्तांतरण कर दे रही हैं, जिस कारण से क्या होता है कि तापमान लगभग समान बना रहता है जो। तो अभिवहन व एडवेक्शन जो होता है वो यही है। इसमें संवहन तरंगों के रूप में या विकिरण पार्थिव विकिरण के रूप में तापमान ऊपर की तरफ बढ़ रहा है लंबवत, और इसमें तापमान क्या होता है क्षैतिज बढ़ रहा है, यानी अपने अगल बगल के क्षेत्रों में बढ़ रहा है, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, दोनों के मध्य में तापमान में समानता लाने का प्रयास करेगा। तो वही है, लिख लो इसको भी, लिख दो वायु के क्षैतिज रूप से प्रवाह के कारण, वायु के क्षैतिज रूप से प्रवाह के कारण तापमान का स्थानांतरण, वायु के क्षैतिज रूप से प्रवाह के कारण तापमान का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। अभिवहन, अभिवहन अंग्रेजी में लिख दीजिएगा एडवेक्शन, अभिवहन कहलाता है। अभिवहन कहलाता है। जैसे उदाहरण भी इसका लिख लीजिए, उदाहरण लिख लीजिए स्थानीय पवन, उदाहरण स्थानीय पवन। देखो हम लोगों ने पवन के बारे में भी जो है, जब हम लोग अक्षांश और देशांतर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पूर्वा पवन, इन पवनों के बारे में पढ़ा था। साथ साथ पृथ्वी के कुछ हिस्सों में पवन क्यों चलते, पवन चलने का मूल कारण यही होता है कि तापमान में अंतर बहुत ज़्यादा हो जाता है। कहीं पे भी तापमान में अंतर ज़्यादा हो जाएगा, यानी हाई प्रेशर, मान लो कहीं पे तापमान कम है, तापमान ज़्यादा है तो वहाँ लो प्रेशर बनेगा, यानी हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, यानी नीचे हवाओं की स्थिति कम हो जाएगी तो वहाँ लो प्रेशर बनेगा। और किसी जगह पे जहाँ पे ठंडी मौसम रहेगा या तापमान कम रहेगा वहाँ पे हवाएं नीचे की तरफ बैठेंगी, वहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा। तो हमेशा से ध्यान रखो कि हवाएं हाई प्रेशर से यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर यानी लो प्रेशर की ओर संचालित होती है। और ये कब संचालित होंगी, जब इनके मध्य दाब का अंतर होगा। तापमान और दाब बिल्कुल समानार्थी चीजें हैं,
जहां ताप अधिक वहां दाब कम, यानी बिल्कुल विपरीत स्थिति होगी। और जहां पे ताप अधिक वहां पे दाब कम, और जहां पे तापमान कम वहां पे दाब अधिक। अब अगर मान लीजिए इस जगह पे जो वायु का दाब है वो 950 मिलीबार है, ठीक है, यहाँ पे पता लगा 700 मिलीबार है, तो हवाओं का मंद गति से हस्तांतरण इस दिशा से इस दिशा की ओर चलने लगेगी हवाएं। तो ये तब चलेंगी कि जब तक इनके मध्य जो है ये जो वायु दाब है बराबर ना हो जाए। जैसे ताप का हस्तांतरण तो वायु दाब का भी उसी के अनुपात में होता है। और हवाएं ये कितनी तेज चलेंगी ये भी इस बात पे तय होगा कि इनके मध्य में अंतर कितना है। यानी अभी 950 है, 700, यानी कुल मिला के कितना अंतर है, 250। अब अगर यही पता लगे 500 है यहाँ पे, उदाहरण के तौर 500 मिलीबार यहाँ वायु दाब है और यहाँ पे 1100 मिलीबार है मान लो, तो ये हवाएं हवाओं के रूप में नहीं चलेंगी, ये आंधी के रूप में चलेंगी, बहुत तेज हवाएं चलेंगी। जो है खास करके गर्मी के महीने में, मई वई के महीने में, जून के महीने में आप लोगों ने देखा होगा कि हवाएं बहुत एकाएक मौसम घेरता है और तुरंत हवाएं इतनी तेजी से प्रवाह करने लगती हैं कि बिल्कुल आंधी की स्थिति आ जाती है। जो है पेड़ उखड़ जाएंगे, जो है तमाम मकानों को नुकसान पहुंचता है, बहुत सारी स्थितियां गड़बड़ा जाती है। तो उसका कारण ये है कि उस समय तापमान जो ऊपर से पड़ रहा है वो बड़ा विचित्र तरीके से पड़ रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा तापमान हो जा रहा है, और जहाँ तापमान ज़्यादा हो वहाँ हवाएं हल्की होती हैं, हल्की जो चीज़ें होंगी वो ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठेंगी तो वहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा। वही स्थिति भारत में मई जून के महीने में होती है। अब मई के महीने में क्या होता है, खूब तापमान ढेर सारा होता है, बहुत ज़्यादा तापमान। अब पूरा तापमान पूरा उत्तर भारत के क्षेत्र में क्या होता है, लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, और लो प्रेशर जनरेट होने के कारण हाई प्रेशर से हवाएं इस लो प्रेशर को भरने के लिए तेजी से चलती हैं, तेजी से चलती हैं, तो वही हमारा मानसून होता है। मानसून भारत का वो क्या है, यहाँ लो प्रेशर जनरेट हुआ, उसमें बहुत सारे कारक हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर आपको जानना है तो मई जून के महीने में यहाँ या ग्रीष्म ऋतु के अंत में यहाँ लो प्रेशर जनरेट होता है, और हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ तेजी से बढ़ती हैं, और यहाँ पे वर्षा होती है। जब वायु दाब बराबर हो जाता है वहाँ मानसून लौट जाता है, सामान्य स्थिति फिर ठंडी पड़ने लगती है। इसी प्रकार से मौसम उत्तर भारत के तमाम स्थानों पे बदलता रहता है। जो यानी कहने का तात्पर्य भैया यही है कि उच्च दाब जहाँ भी बनेगा वहाँ से निम्न दाब की ओर हवाएं चलेंगी। कब तक चलेंगी, जब तक उनके मध्य में समानता ना आ जाए। जो तो यानी कुल मिला के मूल बात कहने का ये है कि जो अभिवहन होता है भैया, अभिवहन जो है पृथ्वी की सतह पर तापमान के समान बनाने में बड़ा योगदान करता है। ठीक है, इसका उदाहरण अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख दीजिए स्थानीय पवन। स्थानीय पवन जो बिल्कुल लोकल स्तर पे चलती हैं, यानी एक बहुत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती है। जैसे उत्तर भारत में मई जून के महीने में लू चलती है, लू का नाम आप लोग सुने हैं, तो लू का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का, थोड़ा हिस्सा राजस्थान का, हरियाणा का, बस एक छोटे क्षेत्र में जलवायु की दृष्टि से, वैसे भौगोलिक दृष्टि से बड़ा क्षेत्र लेकिन जलवायु की दृष्टि से छोटा क्षेत्र है। यानी छोटे क्षेत्र में जो है एक प्रकार की पवन जो प्रचंड गर्मी में चल रही है, यानी सब जगह गर्मी खूब ज़्यादा है। अब गर्मी ज़्यादा है तो बिल्कुल हीट वेव का रूप ले लेती है। अगर लू 3-4 दिन तक लगातार चल जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं हीट वेव, यानी बिल्कुल गर्म हवाएं कि अगर आप पड़ गए कहीं पे तो आप बिल्कुल झुलस जाएंगे एकदम से। इसलिए कहा था भैया लू ना लग जाए, ठीक है, तो आप बीमार हो सकते हैं जो है, ठीक है। तो वो स्थानीय स्तर पे ही प्रभावित करती हैं, लेकिन वो तापमान के समतलीकरण, आप सीधा सा शब्द प्रयोग कर लीजिए, या समानता लाने में उनका बड़ा योगदान होता है। तो ताप का हस्तांतरण इन्हीं 3 रूपों में होता है, जिससे हर स्तर पे आपको ये देखने को मिलेगा कि ये 2 आपको भूगोल में कई जगह पढ़ाए जाएंगे। अभिवहन भी आपको तमाम जगहों पे पढ़ाया जाएगा, चाहे वो जलधारा के रूप में हो, चाहे स्थानीय पवन के रूप में हो, चाहे सनातनी पवन के रूप में हो, ठीक है, चाहे स्थानीय पवन के रूप में, यह भी आपको तमाम जगहों पे पढ़ाया जाएगा। इसके उदाहरण भी, और संवहन भी आप बहुत सारी जगहों पे पढ़ेंगे। जो है वायुमंडल में भी संवहन थोड़ा बहुत हम आगे और बताएंगे जो इसमें आएगा जो, ठीक है। तो ओजोन परत या ओजोन जो गैस है, कंपोजिशन में आज हम लोगों ने एक पढ़ा है, कल हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें, और कल अगर टाइम रहेगा तो स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। बस वायुमंडल आपका खत्म हो जाएगा। जितने लोग प्रश्न लिखे हैं वो ले आएँ, और जो लोग नहीं लिखे हैं वो ना लाएं। वो कहाँ लाएंगे,
इसलिए हम ही कह दिए न लाएं। लिखे यहाँ है, काहे नहीं लिखी? जितने लोग नहीं लिखे इसका मतलब घर पे वो खाना वाना बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं को होती है, और यहाँ से पहुँच के पहले बर्तन धुलती हैं, फिर खाना वाना बनाती हैं, तब कहाँ टाइम मिलेगा जी। और जितने लोग लिख के लाए वो मान के चलते हैं खाना नहीं बनाते हैं। अच्छा या खराब कोई कुछ भी लिखा करो, ले आया करो जो।